अरे मनहूस, तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई हमारी इज्जत खाक में मिलाते हुए। हम तुझे क्या समझते थे और तू क्या निकली। हालत देख अपनी। तुझे तो सरेआम बांध कर कोड़े मारने चाहिए। साधना जी जोर से चिल्लाई थी। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि अपने हाथों से उस लड़की का गला दबा दें। बेड पर इस वक्त वो जिस हालत में मौजूद मिली थी, उस हालत में देखकर तो सभी मर्द अपनी नजरें चुराकर बाहर निकल चुके थे, जबकि शौर्य राजपूत बगैर पल के झपकाए ये मंजर देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ भी नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई। इससे पहले वो कुछ और बोलती, लड़खड़ाते हुए उसने अपना हाथ शौर्या की तरफ बढ़ाया, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ शौर्य से ही उम्मीद थी कि तभी एक जन्नाटेदार थप्पड़ साधना जी ने उसके मुंह पर मार दिया। कहने लगी, तो जैसी चरित्रहीन लड़की को अपनी बहू बनाने का सपना पता नहीं मुझे क्यों आया। कैसे यकीन कर लिया मैंने तुम पर। यकीनन तूने ही मुझे जादू टोने करके अपने बस में कर लिया होगा। सब कहते थे अरे इसकी माँ चरित्रहीन थी, अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। ये भी अपनी माँ की जैसी होगी। इसे बहू बनाकर अपने सर में खाक मत डालो। अरे खून का असर होता है। जिसकी माँ की नजरें इस कदर आजाद थीं तो बेटी भी वैसी होगी। मगर नहीं जी, मैंने अपने चांद जैसे बेटे के साथ तुझे बिहाने की सोची। छी। अभी तक बेड पर वो लड़का औंधे मुंह लेटा हुआ था, जिसके वजूद पर शर्ट भी नहीं थी, जबकि 19 साल की अनिका इस वक्त नाइटी में खड़ी थी। इसके अलावा उसके वजूद पर कुछ भी नहीं था। नाइटी की स्ट्रिप भी बार बार उसके कंधे से फिसलकर नीचे को सरक रही थी। गर्दन पर लाल निशान थे, खरोंचों के निशान थे। साफ जाहिर था कि इस वक्त वो बेड पर लेटे उस लड़के के साथ बहुत कुछ कर चुकी थी। तभी बाहर से शोर आया कि इस लड़की और बेड पर सोए इस लड़के को का हम काम तमाम कर देंगे। आखिर है कौन ये लड़का जो यूं बेधड़क होकर हमारे घर में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाल गया। शौर्य राजपूत सामने ही मुट्ठियां भींच कर खड़ा गुस्से से अनिका को देख रहा था, और फिर अगले ही पल वो बेड की तरफ बढ़ा, झटके से चादर हटाई और गर्दन से दबोच कर उस लड़के को सीधा किया था, जो बेड पर अभी तक खर्राटे लेकर सो रहा था। शायद दोनों ही नशे की हालत में धोते थे, इसीलिए वो लड़का इतना शोर शराबा होने के बाद भी अब तक नहीं उठा था। जैसे ही उसकी आंख खुली, हड़बड़ाकर कहने लगा, कौन हो तुम? इतनी जल्दी सुबह हो गई और ये जगाने का कौन सा तरीका है? मगर जो चेहरा शौर्य और साधना जी के सामने आया था, वो तो एक पल को ये भी भूल गए कि वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। उनके वजूद से जैसे जान निकल गई थी। सामने कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था, जिसे देखकर शौर्य का खून गुस्से के मारे खौल उठा। पानी का पूरा भरा हुआ जग उसके मुंह पर उंडेल चुका था। जैसे ही थोड़ा नशा उतरा और अभिषेक ने अपने सामने अपनी माँ और अपने बड़े भाई को देखा, और फिर घर के सभी बड़े लोग कमरे के बाहर खड़े घूरकर उसे देख रहे थे, जबकि अनिका बेड की चादर से अपना वजूद छुपाकर सबकी विनती कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, भगवान के लिए मुझ पर यकीन करें। अभिषेक ने गहरी सांस खींची थी, आंखें मसलते हुए अपने बड़े भाई शौर्य के सामने आया और कहने लगा, मम्मा, भाई, देखिए जो होना था सो हो गया है, मगर अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं और अनिका एक दूसरे को बेतहाशा पसंद करते हैं। ये खुद अपनी मर्जी से मेरे पास मेरे बिस्तर पर आई थी। ये तो अब आप लोगों के डर से झूठ बोल रही है। तो बेहतर है कि भाई आप इसे मेरे हवाले कर दें। मैं और अनिका शादी कर लेंगे। आपके लिए तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। अनिका उसकी बातें सुनकर तूफानों की जद में आ चुकी थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी सिवाय आंसू बहाने के, जब शौर्य ने एक नज़र उसे देखा जिसे वो अपना बनाना चाहता था, जिसके वजूद पर अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत लुटाना चाहता था। उस पर आज किसी और की मोहब्बत के निशान देखकर वो अंदर तक खौल चुका था। हर कोई उसके चेहरे की ओर देख रहा था कि आखिर इस खानदान का वारिस बड़ा बेटा शौर्य राजपूत क्या फैसला सुनाता है। यकीनन उसका फैसला पत्थर पर लकीर साबित हो सकता था। साधना जी तो दहाड़ कर कहने लगी, मैं कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। आज सुबह ही इसकी बारात थी और ये देवर के साथ मुंह काला कर बैठी। कल को पता नहीं और क्या क्या बेशर्मी देखने को मिलेगी। मैं तो इसे चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकालूंगी। अब इस आवारा लड़की का मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन शौर्य राजपूत ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। कहने लगा, मम्मा, शादी की तैयारी करें। मैं आज ही शादी करूंगा और वो भी अनिका से ही करूंगा। ये सुनकर अनिका की तो जान उसके होंठों पर आ चुकी थी। बार बार शौर्य राजपूत की नज़रों के सामने वो मंजर किसी इंतकाम की तरह घूम रहा था, जब उसने अपनी आंखों से अनिका को उस हालत में देखा था।
वो अभिषेक की बाहों में थी और दोनों ही एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत लुटा रहे थे। कभी जो उसकी नज़रों में मोहब्बत थी अनिका के लिए, वो एक इंतकाम बनने वाली थी। शौर्य कहने लगा, तैयारी की जाए, आज ही मेरी शादी होगी और इसी लड़की से होगी। इसके अलावा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अनिका तो बस रोए जा रही थी और सामने खड़े अभिषेक ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ पल के बाद आंखें खोली। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लड़की आपके लिए सही नहीं है। देखे तो सही, अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है। और फिर ये मेरे साथ वक्त गुजार चुकी है और न जाने क्या कुछ हो चुका है हमारे बीच। जब एक भाई का बिस्तर गर्म कर चुकी है तो उसके बाद दूसरे भाई को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि इसके अलावा ये आपके खिलाफ मुझे और भी बहुत कुछ कह रही थी। अगर मैं आपको बता दूं तो आप गुस्से के मारे या तो इसे ख़त्म कर देंगे या फिर खुद को ही ख़त्म कर लेंगे। ये बिस्तर पर मुझे खुश करते हुए कह रही थी कि तुम्हारे अंदर मर्दाना ताकत बहुत है, तुम बहुत रोमांटिक हो। तुम्हारे भाई तो बिल्कुल भी। इससे पहले कि वो कुछ आगे और बोलता, शौर्य का भारी भरकम हाथ उसके मुंह पर अपने निशान छोड़ चुका था। दहाड़ कर कहने लगा, चुप, एकदम चुप। मेरे सामने अब आने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। ये कहकर वो वहां से जा चुका था। साधना जी तो उस लड़की से पहले ही नफरत करती थीं और अब तो उनकी नफरत और भी बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद ही शादी के लिए घर में मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। रात को मेहंदी का फंक्शन बड़े अच्छे से गुजरा था। शौर्य राजपूत अपने कमरे में बैठा अपने गन को घुमाए जा रहा था। बार बार सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। उसने तो ये नहीं सोचा था, वो तो अनिका से सच्ची मोहब्बत करता था। उस लड़की को ज़मीन से उठाकर आसमान पर लाने वाला था। और वो लड़की, वो कैसे उसके भाई के साथ ये सब कुछ कर सकती थी? और उसका भाई भला, वो उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता था? दोनों ने ही मिलकर उसे धोखा दिया था। अनिका आज से लगभग 2 साल पहले उनके घर आई थी। उनके उनके पड़ोस में ही घर था अनिका के माँ बाप का। अनिका के माँ बाप और शौर्य राजपूत के माँ बाप के बीच कोई खानदानी रिश्तेदारी तो नहीं थी, बस दोनों घरानों में अच्छा आना जाना था। अनिका के पापा और शौर्य के पापा के साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के बीच हैसियत का बहुत बड़ा फर्क था। शौर्य राजपूत की फैमिली बहुत अमीर कबीर थी, मगर अनिका का बाप एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता था। आए दिन उनके घर से चीखने चिल्लाने और शोर की आवाज़ें आती रहती थीं। बचपन में अभिषेक शौर्य और अनिका के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते थे। एक दिन साधना जी ने भी ये सारी बातें अपने कानों से सुन ली थीं, जब अनिका का बाप उसकी माँ को कह रहा था कि चरित्रहीन औरत, अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी है तो मैं कभी भी तुझसे शादी न करता। शर्म नहीं आती तुझे? एक बेटी की माँ हो गई है तू। कैसी बेशर्म औरत है कि अभी भी अपने आशिक के साथ मुलाकातें करती है। जबकि अनिका की माँ चीखते हुए कह रही थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। फैक्ट्री से जो भी कमा कर लाते हो, मुश्किल से ही दाल रोटी पूरी होती है उसमें। मैं और अपनी जवानी तेरी दाल रोटी में बर्बाद नहीं करने वाली। मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए। भाड़ में गया तू और तेरी बेटी। साधना जी तो उसकी बातें सुनकर कानों को हाथ लगाती थीं और उसके बाद तो पूरे मोहल्ले में ही ये बात फैल चुकी थी। और कुछ रोज के बाद ही अनिका की माँ अपने आशिक के साथ घर से भाग चुकी थी। ये सदमा ऐसा था कि उसका बाप भी लगभग चारपाई पर आ चुका था। खैर, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। अनिका जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। साधना जी अपने बेटों को कहती थीं, खबरदार शौर्य और अभिषेक, तुम लोगों ने दोबारा उस लड़की के साथ खेलने की कोशिश की। पता नहीं कैसी लड़की है, जैसे उसकी माँ थी यकीनन वो भी वैसी ही होगी। शुरू से ही अभिषेक को उससे नफरत सी होने लगी थी। माँ का दिया जहर उसके दिमाग में धीरे धीरे भरने लगा था। अभी अनिका की उम्र 14-15 साल थी कि तभी उसके बाप का भी देहांत हो गया और अनिका का कोई सहारा न रहा। तो शौर्य के पापा उसे अपने घर ले आए थे कि आज से ये लड़की हमारे घर रहेगी। साधना जी को ये बात मंजूर न थी, मगर शौर्य के पापा कहने लगे, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। 3-4 दिन तो वो कमरे में बंद रही थी, मगर फिर साधना जी उससे घर के काम करवाने लगीं। अभिषेक को भी कह दिया कि ये इस घर की नौकरानी है, इसलिए इसे घर की नौकरानी समझकर अपने काम करवाओ, अपना होमवर्क करवाओ, जो दिल चाहे इसके साथ करो, लेकिन कभी भी इसे अपनी दोस्त या बहन बनाने की कोशिश मत करना। शौर्य एक अलग मिजाज का लड़का था, जबकि अभिषेक बिल्कुल अपनी माँ की तरह था। अपनी माँ की बात सुनकर उसने अपना रवैया अनिका के साथ काफ़ी बदल लिया था।
जानबूझकर अपना होमवर्क करते हुए अपनी कॉपी फाड़ देता और फिर अनिका को कहने लगता कि उसने मेरा होमवर्क खराब कर दिया। मजबूरन उसे सारी सारी रात बैठकर उसका होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता। शौर्या ने पहले तो इन बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, मगर एक बार जब वो नया नया कॉलेज जाने लगा था, उस दिन कॉलेज से घर आया तो तेज बारिश हो रही थी। उसे घर की पिछली तरफ से बारिश और बादलों के शोर से सिसकने की आवाज़ आई। जब वो चलता हुआ घर की पिछली तरफ गया तो अनिका को देखा, जो लगातार रोए जा रही थी, बारिश में खड़ी थी, ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। और ये बारिश भी थी सर्दियों की बारिश, खून जमा देने वाली। मगर वो रो रो कर न जाने सामने वाले दरवाजे में किसको देख रही थी। जब शौर्य ने वहां पर जाकर देखा तो खुद हीटर के सामने बैठा हुआ अभिषेक उसे सजा के तौर पर खड़ा किए हुए था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें इस घर से ना निकालूं तो बारिश में पूरा 1 घंटा खड़े होकर गुजारना होगा। ये देखकर तो शौर्य का पारा हाई हुआ था। उसने अभिषेक को जाकर कमरे में थप्पड़ मार दिया। दोनों भाइयों में हाथापाई भी शुरू हो चुकी थी। जब साधना जी शोर सुनकर वहां पर आईं, गुस्से से कहने लगी, इस लड़की की वजह से अभी से तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। आगे जाकर पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। तुम्हारे बाप ने तो घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है ना, कि जिसके माँ बाप मरेंगे तो उन बच्चों को उठाकर मेरे दम पर डाल देंगे, मेरे घर में ले आएंगे। शौर्य अभिषेक को गुस्से से घूरता हुआ अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करता हुआ अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला आया और टॉवल लेकर खुद उसके बाल भी पोंछ रहा था, उसके बदन से पानी भी साफ कर रहा था। फौरन नौकरानी से कहकर उसके लिए गर्म कपड़े मंगवाए। उस रात उसे बुखार हो गया था। सारी रात शौर्य उसके सिरहाने बैठा रहा। ये बात अभिषेक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहने लगा कि भाई, आप मुझ पर उस मामूली सी लड़की को पहल दे रहे हैं जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। शौर्य उससे गुस्से से कहने लगा, खबरदार अभिषेक, जो तुमने दोबारा उस लड़की के साथ बुरा रवैया रखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बचपन से ही उन दोनों के बीच ही नफरत पलती आई थी, लेकिन धीरे धीरे शौर्य ने जब होश संभाला और दिल में मोहब्बत की कोंपलें फूटने लगीं तो सबसे पहले उसे जो लड़की अपनी तरफ खींच रही थी वो अनिका ही थी। बिल्कुल सुलझी हुई, खूबसूरत सी, मासूम सी, हर वक्त नजरें झुकाए काम में बिजी रहने वाली। जब भी वो बाहर से आता तो या तो वो किचन में काम कर रही होती या फिर साधना जी की टांगें दबा रही होती। भरपूर जवानी में वो बिल्कुल निखर चुकी थी और शौर्य की नजरें खुद ब खुद उस पर उठने लगी थीं। उसे घर में अगर अनिका को कोई पसंद था तो जिसे वो अपना समझती थी वो शौर्य राजपूत ही था। कहीं ना कहीं शौर्य को अपना इतना ख्याल रखते देखकर अनिका भी उसकी ओर खींचने लगी थी। एक दिन वो शौर्य के कमरे की सफाई करने के लिए गई तो कपड़े से शौर्य की दीवार पर लगी हुई तस्वीर को साफ कर रही थी। जब साफ करते करते उसका हाथ रुक गया, वो शौर्य राजपूत के चेहरे में एकदम खो चुकी थी और मुस्कुराकर उसे देखने लगी। अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छू छू कर महसूस करने लगी। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अनिका बुरी तरह कांप गई। उसे लगा शायद शौर्य आ चुका है। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो मुंह में सिगरेट दबाए अभिषेक खड़ा उसी को घूर रहा था। फिर भवे उचकाकर कहने लगा, अच्छा, तो यहाँ पर मेरे भाई पर डोरे डाले जा रहे हैं। ये जो तुम कर रही हो ना, इस सब का क्या मतलब समझूं मैं? मेरे भाई की तस्वीर को ऐसे देखने का क्या मकसद है तुम्हारा? कहीं तुम इस घर की महारानी बनने के सपने तो नहीं देख रही हो? अनिका डर से फौरन पीछे हटी। कहने लगी, ऐसी बातें मत करें, मैं तो सिर्फ तस्वीर साफ कर रही थी। और वैसे भी आपके बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपकी तरह बुरे इंसान नहीं हैं, बस वो मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं उनकी तस्वीर देख रही थी। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, मगर अभिषेक उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा चुका था। कहने लगा, नहीं, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। खबरदार, जो मेरे भाई के करीब आने की कोशिश भी की तुमने। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने बहुत बार अपने भाई से मार खाई है और मेरा भाई आज भी मुझे शक भरी नजरों से देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुमसे इस कदर नफरत करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें जान से ही मार डालूं। अनिका तो थर थर कांप रही थी कि तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शौर्य अपने कमरे की तरफ आ रहा था। फौरन अभिषेक उससे दूर हटा और होठों की तरफ इशारा करके कहने लगा कि अपनी जबान बंद रखना। शौर्य कमरे में आया तो अभिषेक बेड पर बैठा हुआ था और अनिका कांपते हुए फर्नीचर साफ कर रही थी। शौर्य ने एक नज़र दोनों को देखा और फिर मुस्कुराकर अभिषेक से कहने लगा, तुम आज मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
भाई मैं तो बस आपके स्टडी रूम से कुछ बुक्स लेने आया था। जब यहाँ पर आया तो ये लड़की आपका कमरा साफ कर रही थी। मैं यहीं बैठ गया और इससे बताने लगा कि पूरे कमरे की बहुत ही अच्छे से सफाई करनी है ऐसे, क्योंकि भाई को साफ सुथरी चीज़ें पसंद आती हैं। अभिषेक के कहने पर शौर्य ने एक नज़र उठाकर अनिका को देखा जो कांपते हाथों से सोफा साफ कर रही थी। उसने अभिषेक को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अनिका को कहने लगा, क्या हर वक्त तुम कुछ ना कुछ साफ करती दिखाई देती हो? छोड़ो इसे। मैं तो जब भी आता हूँ तुम्हें काम करते हुए ही देखता हूँ। आज मेरा दिल है कि बाहर घूमने चलते हैं। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। अनिका तो उसके इन शब्दों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। वहीं अभिषेक भी एकदम उछल कर बैठा था। कहने लगा, ये क्या बात हुई भाई? क्या आपने अपने घर में काम करने वाले नौकरों के लिए कोई नई एक्टिविटी शुरू की है? और अगर ऐसा है तो घर में 3 नौकर और भी हैं। क्या बाकी 3 नौकरों को भी अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाएंगे? शौर्य के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, शट अप, ये नौकरानी नहीं है, हमारी दोस्त है। और घर का काम करती है तो ये नौकरानी तो नहीं हो गई, क्योंकि घर का काम करने वाले नौकर नहीं होते। ये घर का काम अपना घर समझकर करती है। वो अनिका का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर गया, फिर उसे अपना हुलिया सही करने को कहा। 15 मिनट के बाद जब वो कमरे से आई तो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। वो उसे बाहर घुमाने ले गया, जबकि अभिषेक अपनी माँ के कान भरने के लिए उनके पास पहुंच चुका था। कहने लगा, मम्मा देख रही हैं ना अपने बेटे के लक्षण? वो इस घर की नौकरानी को घुमाने लेकर गया है। मम्मा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस लड़की के चाल चलन मुझे अच्छे नहीं लगते। अपनी माँ से कम नहीं है ये लड़की। मुझे डर है मम्मा, कहीं किसी रोज भाई इससे शादी ही न कर लें। जानती तो है भाई की ही इस घर में फैसले चलते हैं। पता नहीं भाई के मन में क्या चल रहा है। अभिषेक की बातें सुनकर साधना जी भी परेशान हो चुकी थीं। शौर्य और अनिका बाहर लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। अनिका आज बहुत खुश थी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो बाहर घूमने आई थी। अनिका की खुशी से चमकते चेहरे को देखकर शौर्य को भी सुकून मिल रहा था। वो बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने में बिजी थी कि उसी दौरान शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने होठों के करीब ले गया। अनिका एकदम से उछल पड़ी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? शौर्य कहने लगा, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो अनिका। अनिका तो एक पल को हड़बड़ाई थी। कहाँ वो बचपन से दुत्कारी हुई लड़की और कहाँ इतना अमीर लड़का उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसे शौर्य से कोई तूफानी मोहब्बत नहीं थी, बस वो उसे अच्छा लगता था। लेकिन आज जब उसने उससे मोहब्बत का इजहार किया तो अनिका को कहीं ना कहीं लगने लगा कि कहीं शौर्य भी उसे इस्तेमाल करके छोड़ न दे। तुरंत सहमकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। कहने लगी, देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए आपके घर में रह रही हूँ। मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। आपके मन में अगर मेरे लिए कुछ गलत विचार हैं तो प्लीज़ उन्हें निकाल दें। आपको अपने टाइप की और भी बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएंगी, आप उनके साथ वक्त बिता लें। लेकिन मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती। मेरे पास मेरी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने हैरान होकर उस लड़की को देखा। फिर एक झटके से ब्रेक लगाते उसने गाड़ी रोक ली थी। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसकी सच्ची साफ मोहब्बत को गाली का नाम दे रही थी। क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पागल लड़की, और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। अनिका भी अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गई। कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं, मुझसे शादी? लेकिन आपकी माँ कभी नहीं मानेंगी, और आपके तो सोसाइटी में इतनी अमीर और खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर आप मेरे साथ ही क्यों? मगर शौर्य कहने लगा, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे तुम जैसी मासूम और भोली भाली सी लड़की चाहिए। और रही बात मम्मा की, तो उन्हें मैं मना लूँगा। वो कभी भी मेरी बात पर इनकार नहीं करेंगी। उस दिन जब वो घर वापस आए तो शौर्य का अंदाज बदला हुआ था। इससे पहले कि साधना जी अपने बेटे से कुछ कहती, वो पहले ही सब कह चुका था। मामा, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। इससे अच्छी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी, और आज के बाद आप इससे घर के कोई काम नहीं करवाएंगी। बेशक 10 और नौकर रख लें, मैं उनकी सारी तनख्वाह आपको देता रहूँगा। लेकिन अनिका इस घर की अब होने वाली बहू है। साधना जी और उनके पति दोनों ही हैरान हुए थे। शौर्य के पापा को अनिका अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन वो उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वहीं अभिषेक का भी पारा हाई हुआ था।
जहाँ कमरे में शौर्य अपने माँ बाप के साथ बैठा बहस कर रहा था, वहीं अभिषेक नफरत से लंबे लंबे डग भरता अनिका के कमरे में चला आया था और कमरे में आते ही उसे गर्दन से दबोच कर दीवार से लगा दिया। कहने लगा, क्या समझ रही हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मेरे भाई से दूर रहो, मगर शायद तुम्हें अकल नहीं आई। तुम्हें लगता है कि तुम इस घर की बहू बनकर इस घर पर राज करोगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें तो मैं ऐसे ऐसे बदनाम करूंगा कि तुम्हारे बहमो गुमान में भी नहीं होगा। मेरे भाई का ख्याल अपने दिमाग से बाहर कर दो। ये सुनकर अनिका बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जमा करके कहने लगी, मैं शौर्य को बताऊंगी। शौर्य मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर उनको पता चल गया कि आप उनकी होने वाली बीबी को ऐसे धमकियां दे रहे हैं तो देखना वो आपका क्या हाल करते हैं। अभिषेक उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। यानी अब इस लड़की की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो उसे धमकियां दे रही थी। फिलहाल तो वो उसे सिर्फ धमकी देकर बाहर आ चुका था, लेकिन अगले ही दिन साधना जी और अभिषेक ने जो प्लान बनाया था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। साधना जी ने समय रहते शौर्य की बात मान तो ली थी। कहने लगी, ठीक है, मैं उस लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर उस लड़की ने जरा सी भी कोई ऊंच नीच की या फ्यूचर में कभी अपनी माँ के तौर तरीके अपनाए तो मुझसे बुरा उस लड़की के लिए कोई नहीं होगा। अनिका शौर्य की खुशी शायद कुछ दिन की ही थी। मेहंदी का फंक्शन था, पूरे खानदान को दावत दी गई थी। साधना जी के मायके वालों ने जब अनिका को दुल्हन बने देखा तो कितनी ही बातें बनाई थीं। क्या तुम्हारी सोसाइटी की लड़कियां मर गई थीं साधना, जो तुमने इस नौकरानी को अपनी बहू बना लिया? मगर वो क्या कहती, इसीलिए चुप रही। उसी रात जब मेहंदी का सूट उतारने के लिए अनिका कमरे में गई तो नौकरानी एक जूस का गिलास देने उसे आई थी कि ये शौर्य साहब ने भेजा है, आपने इसे जरूर पीना है। जूस लेकर उसने टेबल पर रख दिया और एक नाइट सूट लेकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर आई तो उसकी नज़र जूस के गिलास पर पड़ी। प्यास तो उसे भी बहुत लग रही थी और शौर्य का नाम सुनकर तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई थी। उसका कितना ख्याल रखता था। मुस्कुराते हुए उसने वो जूस का गिलास पूरा ख़त्म कर दिया था, लेकिन जूस पीने के बाद उसे चक्कर से आने लगे। कुछ देर के बाद ही कमरे की लाइट ऑफ हो गई। कमरे की लाइट ऑफ होते ही कमरे में कोई दाखिल हुआ था। उसे लगा शायद शौर्य है। कहने लगी, शौर्य, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मेरा सर मुझे घूमता हुआ महसूस हो रहा है। मगर आने वाला इंसान शौर्य नहीं था, बल्कि वो अभिषेक था। उसे बाहों में समेटता हुआ फौरन बिस्तर पर लेकर आया, बार बार कहता, कोई बात नहीं जान, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। अनिका को उसकी आवाज़ बदली बदली सी लगी, लेकिन उसका सर इतना भारी हो रहा था और दिमाग बुरी तरह सुन्न हो रहा था कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बस उसे अपने चारों ओर सन्नाटे से उतरते महसूस हो रहे थे। शौर्य, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं सोना चाहती हूँ। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, लेकिन अभिषेक उसके करीब होता हुआ उसे अपनी बाहों में ले चुका था। कैसे जाऊं अपने कमरे में? हमारी शादी हुई है आज, और आज तो सुहागरात है मेरी जान। बिना सुहागरात मनाए मैं तुम्हें कैसे सोने दूंगा? वो धीरे धीरे उसके वजूद पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था। आज की रात हमारी बहुत ही यादगार रात होने वाली है, अभिषेक ने कहते हुए अपने गर्म होंठ उसकी नाजुक सी गर्दन पर रख दिए। अनिका को लगा जैसे गर्म दहकते अंगारे उसकी गर्दन पर रख दिए गए हों। वो बिदक कर एकदम से पीछे हटी थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने करीब बैठे उस इंसान को खुद से दूर कर पाती। लेकिन शौर्य, हमारी शादी कब हुई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम बहुत थकी हुई हो जान, तुम्हारी हालत इसीलिए ऐसी हो रही है। देखना अभी मैं कैसे तुम्हारी थकान उतारता हूँ। वो अपनी उंगलियों से उसके नरम होठों को छूते हुए बोला। अनिका मुश्किल से अपनी आंखें खोल खोल कर देखने की कोशिश कर रही थी कि उसके करीब कौन है, लेकिन एक तो उसकी आंखें मुश्किल से खुल पा रही थी, ऊपर से कमरे में अंधेरा था। उसे कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था, जबकि अभिषेक उसके करीब से करीब होता जा रहा था। उसकी गुस्ताखियां उसके वजूद पर बढ़ती जा रही थीं। अनिका के पूरे वजूद में बिजलियां सी चमकने लगीं। ये बात अभिषेक को साधना जी ने ही समझाई थी कि बस जो भी हो जाए, अगर उस लड़की से पीछा छुड़ाना है तो उसके साथ वक्त गुजारोगे तुम, और फिर मौके पर मैं पहुंचकर उस लड़की का ये घिनौना चेहरा सब लोगों के सामने दिखा दूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। वो उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत के लाल निशान छोड़ चुका था। अभिषेक तो बदला लेने और जुनून के जज्बातों में इतना बह चुका था कि वो हर हद पार कर देना चाहता था कि तभी साधना जी ने दरवाजे पर दस्तक दी।
माँ के आने पर उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ा, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया था। अगर साधना जी थोड़ा देर और न आती तो वो शायद उस लड़की के वजूद को हासिल कर लेता। माँ के आने पर उसने सोने का नाटक किया था, लेकिन साधना जी ने अनिका को आड़े हाथों लिया। उन्होंने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और अनिका के चेहरे पर उंडेल दिया, जिससे कि अनिका का नशा जाने लगा। और फिर जो कुछ भी हुआ वो अनिका के ऊपर एक कयामत तोड़ने के लिए काफ़ी था। अभिषेक और साधना जी को लगता था कि अब शौर्य उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा, लेकिन शौर्य ने इस सब के बावजूद भी उससे शादी के लिए कहा तो सब लोगों का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। अभिषेक और साधना जी तो समझ रहे थे शायद इस लड़की से अब शादी तोड़ देगा और उसे धक्के मार कर घर से ही निकाल देगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मगर यहाँ पर तो पूरी बाजी ही उलट चुकी थी। चेहरे पर पहले जो खुशी और सुकून था अब संजीदगी में बदल चुका था। दोनों ही सर झुकाए बैठे थे। जब पंडित जी शादी करवा रहे थे, शादी संपन्न होते ही शौर्य राजपूत उठा और एक नज़र अभिषेक को देखा। कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूँ, मगर अब अपनी पत्नी के साथ इस घर में हरगिज नहीं रहूंगा जहाँ पर उसकी इज्जत खराब करने वाला दरिंदा मौजूद हो। अभिषेक ने नज़र उठाकर हैरत से भाई को देखा, फिर कहने लगा, भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस लड़की ने ही मुझे बरगलाया था। मैं तो आगे वो कुछ कहता कि शौर्य ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। अनिका चुपचाप खड़ी थी। कहने लगा कि मैं इसे लेकर अपने शहर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। साधना जी तो विनती करती रह गई कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही जीती हूँ। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? शौर्य के दिल में बहुत कुछ था, दर्द था, तकलीफ थी, बदले की आग थी, इंतकाम था जो वो अनिका से लेना चाहता था। उसने ये शादी कोई अनिका के इश्क में गिरफ्तार होकर नहीं की थी। हाँ, उसे अनिका से मोहब्बत थी। पहले वो मोहब्बत में ही शादी कर रहा था, लेकिन अनिका ने उसकी मोहब्बत की धज्जियां उड़ाकर अपना आप उसके छोटे भाई को सौंप दिया था और उसके साथ रात रंगीन की थी। वो भला ये धोखा कैसे भूल सकता था? वो अनिका को तड़पाना चाहता था, उसे वो दर्द, वो तकलीफ देना चाहता था कि वो पल पल मौत की भीख मांगे और उसे मौत भी न मिले। वो इतनी आसानी से उससे रिश्ता तोड़कर, उसे घर से निकालकर, इतनी छोटी सजा देकर उसे यूं आजाद नहीं छोड़ सकता था। इस तरह उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, वो हमेशा बेसुकून रहता। लेकिन अब जब अनिका उसके सामने तड़पेगी, रोएगी, तब उसके बेसुकून और टूटे हुए दिल को सुकून मिलेगा। उसने तो सच्ची मोहब्बत की थी उससे, और अनिका ने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। अगर उसे शौर्य से मोहब्बत नहीं थी, अभिषेक को पसंद करती थी, तो वो उसे पहले ही इनकार कर देती। वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन उसकी मोहब्बत को स्वीकार करने के बाद उसने शौर्य को धोखा दिया था, और यही बात शौर्य को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अनिका को अपने साथ लिया और शहर की तरफ रवाना हो गया। पूरे रास्ते अनिका सहम कर बैठी रही और चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, फिर भी बोल नहीं पा रही थी। आवाज़ जैसे गले में घुट कर रह गई थी। शौर्य ये तो यही समझ रहा था कि इस लड़की ने उसे धोखा दिया है। वो तो बस किसी भी तरह से घर के दोनों लड़कों को काबू करना चाहती थी। शहर पहुंचकर उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अनिका भी थके हारे कदमों में सोफे पर बैठने ही वाली थी कि तभी वो उसके करीब आता हुआ उसका बाजू पकड़कर चिल्लाया, किसकी इजाज़त से बैठ रही हो? हाँ, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम बैठो? जानती भी हो तुम क्या थी? मेरी मोहब्बत से पहले लोग तुम्हें किन नज़रों से देखते थे? ये मैं था, और मेरी मोहब्बत थी जिसने तुम्हें इज्जत दी। मगर तुम्हें ये इज्जत रास नहीं आई। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत को दागदार किया। मैंने तो तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत समझा था। और अगर तुम्हें अभिषेक पसंद था, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, तो तुम मुझे पहले ही बता देती। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लेकर ही इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि तुम्हें जिस तरह मैं दर्द से तड़पाना चाहता हूँ ना, अगर वहाँ पर रहते हुए ये सब करता तो सब लोगों को पता चल जाता, और मैं ये नहीं चाहता था। अनिका एक पल के लिए आंखें फाड़े उस सितमगर का चेहरा देखने लगी। कहीं ना कहीं उसे लगता था शायद शौर्य उस पर यकीन करता है। उसे विश्वास हो गया है कि अभिषेक ने उसे बदनाम करने की कोशिश की है। वो बिल्कुल मासूम और पवित्र है। लेकिन अब उसे समझ आया था, ये तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। शौर्य उस पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि शौर्य भी उस पर शक करता था, और उसने तो बदला लेने के लिए शादी की थी। कितने ही आंसू टूट टूट कर उसके गालों पर गिरने लगे थे। मैं नहीं जानती कुछ भी शौर्य कि ये सब कैसे हुआ।
अभिषेक से तो मुझे नफरत है। और आपको कैसी मोहब्बत है मुझसे कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? शौर्य उसे नफरत से देख रहा था। कहने लगा, नहीं नहीं स्वीट हार्ट, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अपनी मासूमियत का चोला उतार कर फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मासूम चेहरे के पीछे छुपे तुम्हारे भयानक चेहरे को देख चुका हूँ। अब तुम्हारे ड्रामे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत शौक है ना अपने पति के अलावा दूसरों के सामने अपना आप दिखाने का? चलो शाबाश, अब खुद को मेरे सामने धीरे धीरे हर चीज से आजाद कर दो। अनिका उसकी बात सुनकर बुरी तरह सहम चुकी थी। साथ ही शौर्य ने अपने हाथ में लाइटर जला लिया था। कहने लगा, जल्दी करो, अगर तुमने खुद को हर पर्दे से आजाद न किया तो इस लाइटर से मैं क्या कर सकता हूँ इसका अंदाजा तुम्हें अच्छे से हो चुका होगा। उसने लाइटर का शोला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अनिका बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेबसी की हद पर आते उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर साइड पर रख दिया। फिर अपनी फ्रॉक की जिप खोली और धीरे धीरे अपनी फ्रॉक को कंधों से नीचे सरका दिया। फ्रॉक नीचे गिर चुकी थी और अब वो सिर्फ एक पिंक कलर की और वाइट ट्राउजर में थी। उसका ये पागल कर देने वाला हुस्न देखकर शौर्य अपने होंठ भींच कर रह गया। वो इस खूबसूरती को महसूस करना चाहता था। ये सब कुछ देखने के लिए उसने अपने दिल में काफ़ी अरमान और सपने सजा रखे थे, लेकिन आज वो जिस तरह ये सब कुछ देख रहा था उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी और इस गुस्से की आग में वो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहता था। जैसे जैसे वो अपने आप को हर चीज़ से आज़ाद कर रही थी वो बस एकटक उसे ही देखे जाए। इससे पहले जो वो उसके हसीन और नाजुक वजूद पर अपने प्यार अपने मोहब्बत की मोहर लगाना चाहता था, लेकिन अब उसके वजूद से उसे घिन और नफरत महसूस हो रही थी। जब उसने अपने हुक खोलने के लिए हाथ पीछे किए तो शौर्य ने हाथ उठाकर उसे एकदम से रोक दिया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वो और नहीं देख सकता था। शौर्य की नज़र उसकी सफ़ेद गर्दन पर पड़े लाल निशानों पर जा ठहरी और उसके अंदर नफरत की आग तेज हो चुकी थी। वो निशान देखकर उसे अनिका के वजूद से घिन महसूस होने लगी। एक झटके से उसके करीब आता उसके बाजू को अपनी सख्त लोहे जैसी पकड़ में दबोच चुका था। फिर एक हाथ से उसके चेहरे को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। बहुत मज़ा आया होगा ना अभिषेक के साथ समय गुजार कर? बहुत सुकून मिला होगा। हाँ, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपने आप को उसके हवाले कर दिया? हो रही थी ना हमारी शादी, क्या शक था मेरी मर्दानगी पर कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता, कि मेरे करीब आने से पहले ही तुम किसी और की बाहों में जा समाई? उसके ये शब्द सुनकर अनिका के वजूद पर जैसे पत्थर से लग रहे थे। आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। वो कैसे यकीन दिलाती उस इंसान को कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो अब भी बिल्कुल पवित्र थी। वो उसे खींचता हुआ बाथरूम में लेकर गया था और नल खोलकर उसके नीचे खड़ा कर दिया। ठंडा ठंडा पानी उसके वजूद पर गिरा तो वो एक पल के लिए कांप उठी थी। कहाँ कहाँ छुआ था अभिषेक ने तुम्हें? हाँ, यहाँ पर छुआ था। वो उसके कंधे पर हाथ रखता जोर जोर से रगड़ने लगा, या फिर यहाँ पर? वो उसके गालों पर हाथ रखते हुए वहाँ भी जोर जोर से रगड़ने लगा। यहाँ पर? उसके नरम से होठों को अपनी उंगली से छूने लगा। होठों से नीचे उसकी गर्दन पर आया था। यहाँ पर छुआ था ना उसने तुम्हें? हाँ, वो एकदम से जुनूनी सा हो गया था, पागल हो गया था। या फिर यहाँ पर? वो उसकी नरम धड़कनों को हाथों से दबोचते जोर से चिल्लाया। यहाँ छुआ था उसने, बोलो, जवाब दो मुझे। वो उसे झटके से खींचता हुआ दीवार से लगा चुका था। शावर का पानी उन दोनों को बुरी तरह भिगो रहा था। अनिका की जबान बिल्कुल चुप थी, बस आंखों से आंसू बहकर पानी के साथ धुलते जा रहे थे। उसे पता था कुछ भी बोलकर वो सिर्फ अपने शब्दों को बेमोल करेगी। यह आदमी जुनून में पागल हो गया था, उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। यहाँ पर भी छुआ था ना उसने तुम्हें? वो उसकी कमर को सख्त पकड़ में दबोचता हुआ बोला। और फिर यहाँ पर है ना? वो उसके ट्राउजर पर हाथ रखने ही वाला था कि अनिका ने उसे खुद से दूर धक्का दिया था। बस कर जाए शौर्य, बस कर जाए, अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। वो ये सब बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मौत के करीब मत करें, क्योंकि ये बातें मुझे जिंदा मारने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, तुम्हें तकलीफ हो रही है? और मुझे तकलीफ नहीं हुई थी जब तुम्हें मैंने अभिषेक की बाहों में देखा था। ये निशान तुम्हारे वजूद पर अभिषेक ने लगाए हैं ना? बोलो, जवाब दो। और अब भी तुम कहती हो कि तुम पवित्र हो, साफ हो। साफ तो मैं करूंगा तुम्हारे सारे वजूद को, अभिषेक का स्पर्श मिटा दूंगा।
वो उसके वजूद को रगड़ते हुए जैसे अभिषेक की छुअन को उसके वजूद से मिटाना चाहता था। वो एकदम पागल हो गया था, जुनूनी हो गया था। उसका ये पागलपन देखकर अनिका बुरी तरह सहम चुकी थी। वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे सचमुच अब शौर्य से डर लगने लगा था। पूरे 1 घंटे तक वो पानी के नीचे खड़ा करके उसे भिगोता रहा और खुद भी भीगता रहा। और जब वो ठंड से बुरी तरह कांपने लगी, उसका वजूद सुन्न होने लगा, तो वो उसे लेकर बाहर आया था। उसे बेड पर धक्का देता हुआ वो अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर ड्रेसिंग रूम में जा घुसा। अनिका भी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। जैसे तैसे उसने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। जब वो बाथरूम से निकल कर आई तो वो सोफे पर बैठा शराब को घूंट घूंट अपने गले के नीचे उतार रहा था। उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो रही थीं। शौर्य का ये रूप देखकर वो एक पल के लिए डर से कांपने लगी थी। उसने शौर्य का ये रूप पहले कहाँ देखा था। अभिषेक के लिए उसके दिल में नफरत पनपने लगी। ये सब सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की वजह से हुआ था, वरना उसने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत से सपने सजाए थे और वो सपने पूरे भी होने वाले थे। लेकिन अभिषेक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। आज तक उसने डर कर और सहम कर ही अपनी जिंदगी गुजारी थी। उसे तो लगा था जैसे ही शौर्य की मोहब्बत उसे मिलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभिषेक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आकर खड़ी थी कि जहां उसका डर ही अब उसकी ताकत बन चुका था। रोते हुए कहने लगी, अभिषेक राजपूत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। शौर्य भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मगर अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम्हें कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम भी अनिका नहीं। वो रात उस पर बहुत भारी गुजरी थी। शराब के नशे में शौर्य वहीं सोफे पर सो चुका था और वो बेड पर लेटी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। पूरी रात वो एक पल भी सुकून की नींद सो नहीं सकी थी। अगली सुबह जब शौर्य की आंख खुली तो पहले से ही वो किचन में नाश्ता तैयार करके रख चुकी थी और अब चुपचाप घर की सफाई में लगी हुई थी। शौर्य ने जानबूझकर चाय का कप नीचे गिरा दिया। साफ करो ये और मेरे लिए दूसरी चाय बनाकर लेकर आओ। वो दोबारा से चाय बनाकर लाई तो कहने लगा, इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, दोबारा से बनाकर लाओ। वो खामोश रही, चुपचाप किसी रोबोट की तरह उसकी सारी बातें मान रही थी। जब वो तीसरी बार भी चाय बनाकर लाई तो उसने एक ही घूंट पीते हुए उसे वापस रख दिया। मुझे चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी लेकर आओ। जब तक वो कॉफ़ी लेकर आई तब तक वो घर से बाहर जा चुका था। रात को वो सोने के लिए कमरे में आई तो शौर्य बेड पर पहले ही सोने के लिए लेट चुका था। उसे देखकर उसने तकिया नीचे फेंका और एक चादर भी तकिए के साथ नीचे फेंक दी। तुम्हारी जगह आज से यहाँ पर है, बेड पर या सोफे पर सोने की कोशिश भी मत करना। वो चुपचाप तकिया और चादर लेकर वहीं नीचे फर्श पर लेट चुकी थी। ठंडा फर्श था, उसकी हड्डियां तक ठंड से जमने लगी थीं, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। शौर्य अब उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसने उसे तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो उस पर तंज के तीर बरसाता, उसके कैरेक्टर को निशाना बनाते, अभिषेक को उसके साथ जोड़कर गलत बातें करता। वो सब कुछ सह जाती, लेकिन जब अभिषेक के साथ उसे जोड़ा जाता तो उसका दिल छलनी छलनी हो जाता। शौर्य एक बार भी उसके करीब नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उसे दिमागी तौर पर वो लगातार उसे टॉर्चर कर रहा था। एक बार जब वो अपने ऑफिस के लिए निकला तो अनिका वहां से सीधा सैलून आई थी। उसने अपना लुक चेंज करवाया था। शौर्य अगले हफ्ते के लिए दूसरे देश गया हुआ था और उसे बताकर ही गया था कि मैं जा रहा हूँ। अगर तुमने घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर वो सोच चुकी थी कि इस एक हफ्ते में उसने क्या करना है। सबसे पहले तो सैलून जाकर उसने अपना पूरा हुलिया चेंज करवाया। हर वक्त दुपट्टे और सादा से ट्राउजर शर्ट में रहने वाली अनिका ने बोल्ड सा एक टॉप और जीन्स लिया था। उसके लंबे घने बाल जो हर वक्त चोटी की शक्ल में बंद रहते थे, उनको कलर करवाया और न्यू लुक में ट्रिम करवाया। फिर उसके बाद हैवी मेकअप कराया कि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उस घर में रहते हुए वो इतना तो जान चुकी थी कि अभिषेक यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक क्लब में अक्सर अपने दोस्तों के साथ आता रहता है। उसी शाम वो भी तैयार होकर अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए उससे मिलने के लिए क्लब में चली आई। पूरे क्लब में इस कदर हसीन खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। हर लड़का उसके करीब आने की, उसे डांस की ऑफर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कोल्ड ड्रिंक का गिलास पकड़े काफ़ी नकचढ़ अंदाज में बैठी सबको रिजेक्ट कर रही थी। जब अपने दोस्तों के साथ अभिषेक भी वहां पर पहुंच चुका था, अभी भी उसने अपने हाथ में
शराब का एक गिलास पकड़ रखा था जब उसका एक दोस्त उसे देखकर कहने लगा, अभिषेक, बड़े लंबे समय के बाद क्लब में बड़ा हॉट आइटम आया है, मगर मजाल है यार जो हमारे हाथ आ जाए। हर किसी को इनकार कर रही है। तुम कोशिश करो, शायद तुम्हारे साथ सेट हो जाए। अगर ये तुम्हारे साथ सेट हो गई ना, तो तुम तो जानते हो आज से पहले भी जैसे हमने एक के बाद एक करके एंजॉय किया है, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। ये सुनकर अभिषेक उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खो चुका था। उसने उसे नहीं पहचाना था क्योंकि वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसने एकदम से इरादा कर लिया कि वो इससे शादी करेगा। इस कदर हसीन लड़की उसे दोबारा नहीं मिलेगी। वो उसके पास बैठकर डांस करने की ऑफर करने लगा, जबकि वो लगातार उसे नखरे दिखा रही थी और वो उसके आगे पीछे बिछा जा रहा था। कुछ देर उसके साथ बातें करने के बाद अचानक अनिका क्लब से गायब हो गई। अगले 2 दिन तक वो लगातार वहां पर जाती रही और अभिषेक तो सब कुछ भूल कर उसका दीवाना हो चुका था। और यही तो अनिका चाहती थी। आखिर उससे दोस्ती करने के लिए वो मान गई और वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट चला आया, जहां पर साथ में होटल भी था। दोनों ही कितनी देर तक बातें करते रहे। उसने अपने चेहरे पर बड़ा सा चश्मा लगा रहा था, बालों को खोलकर गालों पर डाला हुआ था और मेकअप भी बहुत हैवी कर रखा था। कहने लगा, सॉरी टू से, लेकिन हमारी बातें तो अब बहुत हो गई। अब मैं बस तुमसे यही एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद हो। तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जिस तरह तुम क्लब में जाती हो मुझे ये महसूस होता है जैसे पहले भी तुम्हारी किसी लड़के के साथ दोस्ती रही होगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर होगा। तो तुम्हारे साथ शादी करने से पहले मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम वाकई में वर्जिन हो। तुम्हारे करीब जाने वाला मैं पहला मर्द हूँ या मुझसे पहले भी तुम्हारी और लड़कों के साथ रिश्ता बन चुका है। वो काफ़ी बेशर्मी से बोला था। अनिका को उसे ऐसे ही शब्दों की उम्मीद थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, श्योर, तुम मेरी पवित्रता को चेक कर लो, लेकिन अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि जिस तरह बेशर्मी से तुम एक लड़की को इस तरह ऑफर कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ पहली बार किसी लड़की को कह रहे होगे। अभिषेक उसकी बात पर हंसने लगा। हाँ, बस हम तो लड़के हैं, हमें तो ये सब करने की छूट होती है। अब देखो, मैं तो अपनी जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में कितनी ही लड़कियों को चेक कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे ऐसी नहीं मिली जैसी मैं चाहता हूँ। हर कोई लड़की अपनी वर्जिनिटी पहले ही गवा चुकी होती है। अब तुम्हारा नंबर है। ये कहकर वो अनिका को होटल के कमरे की तरफ लेकर जाने लगा, मगर वो कहने लगी, नहीं, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलो। होटल के कमरे का क्या पता कि इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हों। अगर हम एक साथ फ्लैट में वक्त गुजारेंगे तो काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर तो अभिषेक हैरत से उस लड़की को देखता रह गया। ये तो उसके मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो उसे अपने फ्लैट में लेकर आई थी, जिसमें शौरी उसे लाया था। इस फ्लैट के बारे में अभिषेक को बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही उसने पहले इस फ्लैट में कभी आया था। वो उसे लेकर अंदर चली गई। वो जानती थी कि आज ही शौर्य ने भी वापस आना था। जिस तरह की उसने चाल चली थी, ठीक वैसे ही अनिका ने भी कोल्ड ड्रिंक तैयार की थी। खुद तो वो सिंपल कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, मगर अभिषेक की ड्रिंक में उसने नशा मिला दिया और जैसे ही नशे का असर हुआ तो वो अनिका के करीब आने लगा। अनिका ने इससे पहले ये कैमरा सामने टेबल पर रख दिया था और उसके सामने बैठकर यूं ही इधर उधर की बातें करने लगी और फिर बातों बातों में उगलवाने लगी कि आज तक कितनी लड़कियों के साथ तुमने ये सब कुछ किया है। तो वो अपनी उंगलियों पर गिन गिन कर बताने लगा कि कोई हिसाब नहीं, लेकिन एक लड़की के साथ ये सब करते हुए मैं प्यासा ही रह गया था। मेरे जज्बातों को सुकून नहीं मिला था। उस लड़की के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितने घंटों तक तड़पता रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती कि एक लड़की के इतना करीब जाकर भी उसकी गहराइयों में उतर नहीं सका। मैं तो पूरी तरह तैयार हो चुका था और इस कंडीशन में किसी लड़की से दूर हो जाना, तुम समझ सकती हो कि उस मर्द पर क्या बीती है। लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया था। अनिका कहने लगी, अच्छा मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह इस बात को एंजॉय करना चाहती हूँ। कहने लगा, हमारे घर में एक लड़की रहती थी, नौकरानी थी, जो ये सपने देखती थी कि इस घर की मालकिन बनेगी, मगर उसको जिस तरह मैंने सबक सिखाया ना, वो तो मरते दम तक याद रखेगी। वो सारी कहानी नशे की हालत में बताता चला जा रहा था, जिसे सुनकर अनिका की आंखों से आंसू निकल चुके थे। ये बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी कि इस समय साधना जी भी उसके साथ मिली हुई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कैमरे की तरफ देखा और फिर शौर्य का नाम लेकर कहने लगी, शौर्य राजपूत, नीच,
गिरी हुई कमीनी और दुनिया की हर गंदी गाली की हकदार मैं नहीं थी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी माँ ने किया था, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक बहके अंदाज में कहने लगा, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? तुम शौर्य का नाम क्यों ले रही हो? क्या तुम मेरे भाई को जानती हो? मगर इससे पहले ही वो अपने हाथ में एक तेज धार बाला और उसके बाद अभिषेक की चीख पूरे फ्लैट में गूंजी थी, क्योंकि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए नामर्द कर चुकी थी। दर्द से तड़प तड़प कर अभिषेक खामोश हो चुका था। वो जिंदा था या मर चुका था, अनिका ये जाने बगैर अपना सामान पैक करके वहां से जा चुकी थी। कुछ देर के बाद शौर्य जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आया तो सामने लॉन्ज में उसे खून के बूंदे दिखाई दिए। सामने सोफे पर अभिषेक को पड़ा देखकर वो हैरान हुआ था। आगे बढ़कर अपने भाई की हालत देखी तो उसका दिल धक से रह गया। अभिषेक से कहने लगा, ये हालत तुम्हारी किसने कर दी अभिषेक? वो उसे फौरन अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसका इलाज तो शुरू कर दिया था, मगर वो बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि भाई, उस अनिका ने मेरी ये हालत की है। अनिका ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शौर्य ने फिलहाल अभिषेक को नींद का इंजेक्शन लगवा दिया था, क्योंकि उसे इस वक्त सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब वो घर वापस आया तो उसे सामने टेबल पर कैमरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। घर में अनिका का कोई भी सामान मौजूद नहीं था। जब उसने कैमरा लगाकर वीडियो देखना शुरू की तो उसके कानों से धुआं निकल गया। साधना जी भी वहीं आ चुकी थीं। हॉस्पिटल से सीधा वो शौर्य के फ्लैट में आई थी, जहां पर वो ये वीडियो अपनी माँ के सामने चला रहा था। जैसे जैसे अभिषेक नशे की हालत में बोल रहा था, साधना जी के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी थीं और शौर्य पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। वो गुस्से से चिल्लाया, मामा, ये सब क्या कर दिया आपने? क्यों किया आपने ये सब कुछ? सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को मेरी नज़रों में गिराने के लिए आप लोग इतना गिर गए? क्या फ़र्क रह गया फिर आप में और मुझ में? जो कुछ आपने उसके साथ किया वही कुछ मैंने भी उसके साथ किया। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे सहारे पर आई थी और मेरे हाथों भी उसे जख्म मिले, दर्द मिले। मुझे अभिषेक से सबकी उम्मीद थी, मगर आपसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। साधना जी अब रो रही थीं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं नफ़रत और पैसे के नशे में मैं इस कदर आगे कैसे निकल गई कि ये सब कुछ कर गई। वो रो रो कर बुरी हालत तक पहुंच चुकी थी, मगर शौर्य को अपने दिल में अपने भाई और माँ के लिए नफ़रत महसूस हो रही थी। वो दोबारा हॉस्पिटल नहीं गया था। अभिषेक भी अपने भाई से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर शौर्य ने अब उनसे हर रिश्ता तोड़ लिया था। जब उसके पापा को पता चला तो वो भी अपनी पत्नी और अपने बेटे से रिश्ता तोड़कर उसी के फ्लैट में आ चुके थे कि मेरा इस पागल औरत उसके बेटे से कोई रिश्ता नहीं। बाकी मर्द की परवरिश के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर वो बचपन से ही सही परवरिश करे तो औलाद कभी भी इस हद तक नहीं जाती। शौर्य अपना सर पकड़ चुका था। अनिका को उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। सड़क पर बैठकर वो चीख चीख कर अनिका का नाम ले रहा था, मगर अनिका उससे मीलों दूर जा चुकी थी। जो थोड़े से पैसे उसके पास थे उसने उससे सीधा बस का सफ़र किया था। 10 घंटे का सफ़र करने के बाद वो एक दूसरे शहर आ चुकी थी और यहाँ पर आने के बाद उसने एक एनजीओ चलाने का फैसला किया। यहीं पर रहते हुए उसने आगे की पढ़ाई भी शुरू की और साथ ही साथ अपने हुनर से उसने टीचिंग करते हुए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए, कपड़े सिलाई करके अपना खर्चा चलाने लगी। 2 साल गुजर चुके थे। ना वो किसी से बोलती थी, ना ज़्यादा बात करती थी। एक मशहूर ब्रांड को उसके डिजाइन किए हुए कपड़े इतने पसंद आए कि वो उसे अपने साथ रख चुके थे। वो बहुत जल्द एक मशहूर ब्रांड लेडी के साथ मिलकर काम करने लगी। 2 साल तक उसने मेहनत करके आज अपना घर लिया था। अब वो गरीब अनिका नहीं रही थी, बल्कि उसकी अपनी एक इज्जत थी, एक ब्रांड था। जब उनके ब्रांड के लिए फ़ोटोशूट किया जा रहा था तो उसमें अनिका भी आ चुकी थी। जब वो तस्वीर मैगजीन पर छपी तो वो मैगजीन शौर्य तक भी पहुंच चुका था। अनिका को देखकर वो दीवानों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बार बार कह रहा था, आप मैडम से नहीं मिल सकते जब तक वो खुद ही इजाज़त नहीं देती। 3 घंटे तक वो तपती कड़कती धूप में खड़ा उसका इंतजार करता रहा। जब वो ऑफिस से बाहर आई तो शौर्य फौरन उसके पास आया। शौर्य को अपने सामने खड़ा देखकर अनिका भी एक पल के लिए पत्थर हुई थी, लेकिन आज उसने अपने आप को सचमुच पत्थर कर लिया था। शौर्य को देखकर उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। शौर्य उसके
शौर्य उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मगर वो उसे खुद से दूर कर चुकी थी। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानती। मगर शौर्य ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा था। वो रोता रहा, माफिया मांगता रहा। मगर अनिका, अगर पहले वाली अनिका होती तो शायद उसे माफ भी कर देती, मगर अब उसने डायरेक्ट तलाक का केस कर दिया। कहने लगी मैं कभी भी ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरा विश्वास नहीं किया। मोहब्बत की पहली सीढ़ी विश्वास के ऊपर टिकी होती है। जब विश्वास ही नहीं तो मोहब्बत कहाँ से आ गई? तुम्हारी यही सजा है शौर्य राजपूत कि तुम मुझे तलाक दोगे। अगर मैं आज तुम जैसे मर्द को अपना लूं तो शायद मुझे कमज़ोर समझा जाएगा, लेकिन हर बार औरत ही कुर्बानी क्यों दे, कंप्रोमाइज क्यों करे? उसके फैसले पर शौर्य तड़प उठा था। मैं जानता हूँ अनिका कि मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, लेकिन खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। जो मर्द अपनी आंखों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द की बाहों में देख ले, उसके वजूद पर किसी और के स्पर्श के निशान देख ले, तो क्या वो यकीन करने की कंडीशन में रह जाता है? मैं बहुत टूट चुका था अनिका। मैं हर रोज मरता था, उन पलों को भूलने की कोशिश करता था जो मैंने अपनी आंखों से देखे थे। मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। ये मेरी मोहब्बत थी अनिका, जो मैं सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम्हें शादी करके उस घर से दूर लेकर आया था, इसी उम्मीद पर कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन नहीं कर सका, और बस यही मेरी गलती थी। इस गलती की तुम मुझे जो सज़ा चाहो वो सज़ा दे सकती हो। मुझे हर सज़ा मंजूर है, लेकिन बस एक बार ठंडे दिल से ज़रूर सोचना, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं सकूंगा। उसने अपनी जेब से फ्लैट की चाबी निकालकर अनिका के हाथ पर रख दी। हमारा वो घर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है अनिका। आज से 8 दिन के बाद मैं उस घर में ज़रूर आऊँगा। अगर मुझे उस घर में मोहब्बत की रोशनी दिखाई दी तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हसीन दिन होगा। लेकिन अगर वहाँ मौत का सन्नाटा और काला भयानक अंधेरा दिखाई दिया तो मैं फिर लौट कर उस फ्लैट में कभी नहीं आऊँगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा अनिका, और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। और हाँ, तलाक के कागजात भी जाने से पहले हमारे कमरे में रख कर जाऊँगा। तुम्हें तलाक चाहिए तो आज से ठीक 8 दिन के बाद वो तलाक के पेपर फ्लैट से जाकर ले आना, और अगर मुझे माफ़ कर सको तो उससे पहले ही आकर उस घर को अपनी मोहब्बत की रोशनी से भर देना। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वो वहाँ से चला गया, और अनिका चाबी को मुट्ठी में दबाए खड़ी रह गई। कुछ आंसू चुपके से टूटकर उसके गालों पर फिसल पड़े थे। वो वापस घर लौट आया था। एक बेटा डिप्रेशन का मरीज होकर आधी आधी रात को उठकर चीखता रहता, दीवारों पर सर मारना शुरू कर देता, जबकि दूसरा बेटा शौर्य राजपूत जैसे उसे चुप लग गई थी। साधना जी तो अपने बेटों की हालत देखकर हमेशा रोती रहती। कभी बेटे के पास आकर माफ़ी मांगना चाहती, उसे तसल्ली देती तो वो कहता कि मामा ये सब कुछ आपका किया धरा है। अगर आप पहली बार ही किसी मासूम लड़की के साथ इतना गलत न करती तो शायद आज हमारी ये हालत न होती। वो रोज अनिका का इंतजार करता था। आज पूरे 5 दिन हो चुके थे। उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। वो नहीं आएगी, और वो क्यों आए? जब वो रोती रही, तड़पती रही, तब मैंने उसका यकीन नहीं किया, तो वो अब क्यों आएगी? वो रातों को उठ उठ कर बैठ जाता, भगवान से प्रार्थना करता कि अनिका उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आए। और उस दिन जब वो ऑफिस से आया तो दरवाज़ा खोलते हुए उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। एक अजीब सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। किचन से बर्तन खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। दिल अनजानी खुशी से धड़कने लगा। जैसे ही किचन में गया दिल में सुकून उतर गया। फिर वहीं दरवाजे से टेक लगाकर वो उसे प्यासी नज़रों से देखता चला गया। दुपट्टा कमर पर बांधे वो जल्दी जल्दी कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी। आप आ गए? जल्दी से फ्रेश हो जाइए, बस खाना लगने ही वाला है। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। शौर्य की आंखों में खुशी के मारे आंसू चमकने लगे। पीछे से जाकर उसने चुपके से उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। थैंक यू सो मच अनिका, मुझे नई जिंदगी देने के लिए। वो बेतहाशा उसकी गर्दन को चूमता हुआ उसे अपनी तरफ करके उसे अपनी बाहों में भर गया। क्या कर रहे हो शौर्य, छोड़ो मुझे। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो शौर्य की गर्म निगाहों से शर्माते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अब खाना खाने का होश किसे था? आज बिरयानी का स्वाद नहीं, मुझे कोई और स्वाद चखना है। वो उसके नरम और गुलाबी होठों को फोकस करते हुए बोला।
और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हो शौरी, छोड़ो मुझे, बिरयानी जल जाएगी। जलने दो। अनिका ने जल्दी से चूल्हा बंद किया और वो उसे लेकर कमरे में आया था। पैर से दरवाजे को बंद करते हुए वो उसे बेड पर लिटा चुका था। वो हर गम को भुलाए उसके वजूद में डूबता चला गया और अनिका ने भी बड़ी खुशी और सुकून से अपना आप उसके हवाले कर दिया। अनिका को भी सुकून मिला था। उसे सच्चे दिल से उसने शौर्य को माफ़ कर दिया था और अपने लिए खुशियों भरा रास्ता चुन लिया था। शौर्य जब उसे फ्लैट की चाबी देकर गया था, उसने शौर्य के बारे में सोचा था कि उसने अनिका के ऊपर विश्वास नहीं किया था और उसकी यही गलती थी और इस गलती के लिए वो उसे उम्र भर की जुदाई का गम नहीं दे सकती थी और ऐसा करके वो खुद भी सुकून से नहीं रह पाती। जब उसने शौर्य को माफ़ करने का फैसला किया था तभी उसके दिल में सुकून उतर गया था और जैसे जैसे समय बीतता गया शौर्य की मोहब्बत ने ये साबित कर दिया कि उसने शौर्य को माफ़ करके गलत फैसला नहीं लिया था, बल्कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।